जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये स्पेशली वीडियो है 12th क्लास आर्ट्स वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। ओनली 20 मिनट, कितने 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म होगा। पूरे चैप्टर का एनालिसिस आपके सामने होगा, आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर है जो कि कोल्ड वॉर एंड एरा है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, देखो, फिर आकर के यहाँ देखो, ये और अच्छा समझ आएगा। अगर नहीं भी देखा तो भी यहाँ से देख लो, क्योंकि ये तो मेरे पर डिपेंड करता है समझ आएगा कि नहीं, और वो मैं समझा के रहूंगा। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी है। तो इन दोनों चैप्टर्स, सॉरी दोनों चैप्टर नहीं, चैप्टर एक ही है बट चैप्टर का नाम बड़ा दो है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं, शायद आप लोग इस फील्ड से नहीं हो, वीडियो का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए अपने को उसके पीछे 3 से 2 घंटे की मेहनत तो जाती ही जाती है। तो कहते हो सर हमें क्या, आप तो कर ही रहे हो भाई। अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो अब भी थोड़ा बहुत एफर्ट मार दो, शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि यही सब चाहिए होता है यूट्यूब पे। और क्या चाहिए एक टीचर को, एक ऑडियंस चाहिए होती है जो कि आप लोग, और कुछ खास नहीं। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग तो हैं ये समझदार। आइए हम पढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, हमें क्या देखना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। मैं एक आपको सलाह देता हूं, मैं हट जाता हूं, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं एक एक बताता चलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले लिया होगा। और हाँ याद रखना, कॉपी पेन ले करके बैठना, यकीन मानना, कॉपी पेन ले करके, इधर उधर कुछ नहीं, ईमानदारी से काम। चलो, और हाँ आपको ये रोज 8:30 बजे लाइव मिलेगा, रोज 8:30 बजे, रोज हाँ रोज नहीं, हर 2 दिन पे क्या कहते हैं, आपको ये लाइव मिल जाएगा रात 8:30 बजे। आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी लाइव आऊंगा आपको पता चल जाएगा धक्के से। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो चलिए अब यहां से बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। दोनों के बारे में समझते हैं। चैप्टर में है क्या वो मैं बता दूं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर क्या है। तो आपको बता दूं कि यूएसएसआर बहुत एक वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री था यूएसएसआर। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से टूट गया, पूरे 15 देशों में टूट गया। हाँ रुको, बताएंगे कौन कौन से देशों में टूट गया, क्या कारण थे, वो सब बताया जाएगा। दूसरा, एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। मान लो जिससे आप लड़ रहे हो और वो खत्म हो जाए, तो फिर आप लड़ोगे किससे? तो वही चीज था यूएसए। मैंने आपको कोल्ड वार में बताया था कि कोल्ड वार चलती थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। अब जब यूएसएसआर टूट ही गया तो फिर कोल्ड वार चलेगा किसके बीच में? चलेगा ही नहीं। तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी हो जाएगा। तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको आ गया होगा। अब आगे हम सबसे पहले जानते, देखो किसी चीज को जानने से पहले उसके कोर को समझना पड़ता है, पेड़ को उगाने से पहले उसके जड़ को समझना पड़ता है। इसीलिए इसको समझने के लिए हमें इसके कोर तक जाना पड़ेगा, यानी रशिया के बारे में या यूएसएसआर के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। जैसा कि आपके सामने लिखा था अबाउट द यूएसएसआर, लिखा रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। याद रखना ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करते हुए चलिएगा। रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 ऑफ मेन हीरो। रशियन रेवोल्यूशन का जो मेन हीरो है वो कौन होता है? लेनिन होता है। मैं आपको बता दूं, रशिया में अराजकता फैला हुआ, रशिया बोल रहा हूँ, सॉरी यूएसएसआर में अराजकता फैली हुई है पूरी तरह से, सब हर तरफ क्योस मचा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता है, किंगशिप रूल चल रहा है, राजा जैसी मर्जी वैसे फैसले दे रहा है आराम से। मान लो तुमने क्या कहते हैं, ये किसी के खेत में अपनी भैंस खोल दी, चर ली, अब उसका खेत चर गया, वो सामने वाला आया, साहब हमारे खेत में इनकी भैंस चर ली। अब तुम गए राजा के पास, तुमने कहा साहब हम तो सही जा रहे थे, इनका खेत हमारे रास्ते में आ गया। राजा ने फरमान जारी कर दिया, एक काम करो इसका खेत ही बर्बाद कर दो, क्योंकि खेत रास्ते में आ गया। समझे? तो ऐसे टाइप के बहुत ब्लंडर होते थे। तब उसी टाइम पे एक मेन हीरो की एंट्री होती जिसका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन आता है और वो पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम को खत्म कर देता है और सोशलिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, और फिर उसके बाद खुद वहां की गवर्नमेंट को चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ये बेचारा 5 ही साल में मर जाता है, जो कि मैंने इसका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। कोई ना कोई तो रशिया संभालेगा ही ना। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं सबके रशिया यूएसएसआर में सबका टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं, एक एक चीज करके जानते हैं। सबसे पहला जो टेन्योर होता है, ये ध्यान रखना, रेवोल्यूशन के बाद का है। 1917 में रेवोल्यूशन होता है, उस टाइम पे लेनिन 1917 से लेकर के 1922 तक आता है, यानी सिर्फ 5 साल ये रूल करता है, उसके बाद मर जाता है। उसके बाद में आता है जोसेफ स्टालिन। आप इसको देख पाएंगे जोसेफ स्टालिन को, ये बंदा लंबा रूल करता है। और मैं बता दूं, हिटलर के बाद अगर कहते हैं किसी ने सबसे ज्यादा अत्याचार मैसेकर किया था तो स्टालिन ही था। सकल से देखो,
कितना भयानक लग रहा है। ये बहुत ही भयानक आदमी था, इसने बहुत लोगों को मारा था, लेकिन ये बात ये थी ना, कंट्रोल करके रखा था इसने पूरे यूएसएसआर को। वरना इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। पूरे यूएसएसआर को कंट्रोल करके रखा था इसने, डर की वजह से, सिर्फ डर की वजह से। अराजकता एकदम फैली हुई है। मजाल है कोई बदतमीजी करते? बिल्कुल। दूसरा, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो थे, ये स्टालिन के मरने के बाद या स्टालिन के हटने के बाद निकिता क्रुश्चेव आते हैं। निकिता क्रुश्चेव ने भी बहुत सारे काम किए, आगे आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1985 से 1981 तक इनका तो भी नाम आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं के टाइम पे मिखाइल गोर्बाचेव के ही टाइम पे क्या होता है, यूएसएसआर का बिखर जाना होता है। क्योंकि ये आते हैं और ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा ब्लंडर करते हैं। वो ब्लंडर क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगा, कि इन्हीं के टाइम पे 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से टूटता, वो भी 15 देशों में। फिर निकिता क्रुश्चेव, ये मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में आते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन एक नंबर के अय्याश आदमी थे 1991 से, क्योंकि जब ये रिजाइन करते थे उसके बाद ये आते हैं। ये एक नंबर के अय्याश आदमी थे, और इस बात का फायदा कौन उठाया? व्लादिमीर पुतिन ने उठाया। व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन, सॉरी, यहाँ 1999 होना चाहिए था। 1999 से लेकर के अब तक बैठा हुआ है। आपको मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ। तब भी मैं आपको बताऊं, पुतिन की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। रीजन बिहाइंड दैट, हमारे लिए हमारा हीरो है, बात खत्म है यार। हम इंडियंस कभी रशियंस के लिए हमारे मन में नफरत नहीं हो सकते। हम हमेशा रशियंस को बहुत प्यार करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में कर रखा है ना, उसकी वजह से हमारी नजरों में उनके लिए बहुत इज्जत है, समझे। लेकिन जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में मैं आपको बता दूं, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, हम वक्त के हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मन भी बदलते हैं, ठीक है। तो आज का सिनेरियो भी कुछ और है, और अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, सिनेरियो आज भी वही है। ये अभी 2-3 दिन पहले की फोटो है, समझ गए? हाँ, चलिए। अब इतना अगर समझ आ गया है तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार समराइज करा दे रहा हूँ। रशिया में क्या हुआ, रशिया यूएसएसआर में क्या हुआ, 1917 में वहां पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेनिन ने स्टार्ट किया और पूरी तरह से किंगशिप खत्म कर दिया, मोनार्की खत्म कर दिया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई। फिर उसमें कई सारे रूलर्स आए, और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे कि वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और प्लान इकोनॉमी के बारे में क्या था। यानी इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमी और ये क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। अब धीरे धीरे इकोनॉमी और सोशलिस्ट के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को ही, यूएसए और यूएसएसआर को ही कंपेयर करेंगे। यूएसए में जो इकोनॉमी चल रही है वो कैपिटलिस्ट चल रही है, और यूएसएसआर में जो चल रही है वो सोशलिस्ट चल रही है। सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में फर्क क्या, तो मैं आपको बता दूं। यूएसए में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मतलब होता है इसमें ज्यादातर जो इकोनॉमी होगी प्राइवेट हैंड के हाथ में होगी, और इधर सारा सरकार के हाथ में होगा। बेसिक से इतना समझो कि यूएसए की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जॉब्स ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर में बात करें तो सरकारी जॉब, सरकारी कंपनियां ज्यादा थी। तो आपके हिसाब से भी आएगा सरकारी, तो सर अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में उसी की डिमांड है। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी अच्छी चीज नहीं है। एक चीज समझो, आप खुद बताओ, आपको अगर इलाज कराने की जरूरत हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल भागते हो या प्राइवेट हॉस्पिटल भागते हो? अगर आपका बजट है तो आप प्राइवेट जाते हो। रीजन बिहाइंड दैट, आपको अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधा प्राइवेट में ही मिलती है, इसलिए। अब यहां पर ये क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरा क्या, प्लान इकोनॉमी। तो यूएसए की भी प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या, कैपिटलिस्ट में, मतलब कैपिटलिस्ट का एक फायदा जानते हो क्या? कैपिटलिस्ट में इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। आप समझना मेरी बात को, कैपिटलिस्ट में आप इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। आप खुद देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्राइवेट टीचर्स की बात करूं अगर, तो प्राइवेट टीचर्स स्कूलों में पढ़ाते हैं 6-6, 7-7 घंटे, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं। फिर भी उनको सैलरी कितनी मिलती है? क्या आप आइडिया लगा सकते हो? क्या उसको 20,000 मिल सकती होगी? नहीं यार, 10-12,000, 15,000 सैलरी देते हैं उनसे, और बहुत काम करवाते हैं। और यही अभी सरकारी स्कूल में ले लो, प्राइमरी स्कूल में 50,000 सैलरी है, और पढ़ाते क्या है? कद्दू, कुछ नहीं पढ़ाते वो। समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज को तुम समझ सकते हो कि यहां पर कहने का मतलब, प्लान इकोनॉमी के अंदर ये जो प्राइवेट सिस्टम है कैपिटलिस्ट का, ये बेस्ट है। लेकिन यूएसएसआर के अंदर क्या है, 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान में आपको बता दूं, इन्होंने प्लान इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था 1928 में। 5 ईयर प्लान ये क्या करेंगे, 5 साल किसी एक सेक्टर पे ध्यान रख डालेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री पीछे जा रही, चलो 5 साल इसको दे दो, 5 साल उस पर देखेंगे और उसको एकदम बूस्ट मार देंगे, ले इधर एग्रीकल्चर डूब गई। कहने का मतलब यह है कि जब आप प्राइवेट, और समझा रहा हूं आपको, प्राइवेट और गवर्नमेंट समझा रहा हूं, गौर से समझना। जैसे एक बात समझ लो, आपका एक दोस्त सरकारी, मतलब आप 2 दोस्त हो, आपका एक दोस्त सरकारी एम्प्लॉय है और आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अब आपको ये पता है, उसको पता है कि मैं काम करूं या ना काम करूं, मेरी सैलरी महीने की उतनी ही आएगी। लेकिन आपको पता, अगर मैंने काम नहीं किया तो बॉस डांट भी लगाएगा। दूसरी चीज, सैलरी में इंसेंटिव नहीं आएगी, यानी जैसा काम करोगे वैसे ही इंसेंटिव मिलेगी। नहीं समझे? आपने अक्सर देखा होगा, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं आपके प्रोडक्ट लाते हैं,
आपसे रिक्वेस्ट करके सर रेटिंग कर देना। रेटिंग बिहाइंड दैट क्यों होता है? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी का एक एम्प्लॉय है, तो रेटिंग इसलिए मांगता है कि हाँ उसकी सैलरी तो आएगी। आप अगर उसकी रेटिंग अच्छी हुई, उसका बिहेवियर अच्छा हुआ, तो फिर आप उसको रेटिंग कर दोगे। अगर 5 स्टार रेटिंग कर दी, जिसकी वजह से उसकी सैलरी में इंसेंटिव ऐड होकर के आ जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहुंच गए दफ्तर में, तुम वहां बैठे तंबाकू मल रहे हैं और तुमसे कहा कि भैया एक काम कर दो, हमारा एक काम करो, अभी छुट्टी हो गई, हम है नहीं। तुम कहोगे अरे बैठे तो हो आप, भाग जा बेवकूफ। समझे कि नहीं समझे? आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका। 4 से 5 काउंटर दौड़ाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए दिक्कत थी, यही सब दिक्कत थी यहाँ पे। आगे समझते हैं, आगे बात देखो। अगला टर्म है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यूएसए यूएसएसआर में कंपेयर करें, यूएसए की हाई है, यूएसएसआर की लो है। अब आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर यूएसएसआर में तो सरकारी नौकरियां और ये क्या कहते हैं यूएसए में तो प्राइवेट प्लेयर है। तो आप एक बात बताओ, क्या सभी लोगों को सरकारी नौकरियां देना पॉसिबल है? नहीं। तो जिसके पास सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी दी किसके जाती है? तो 100% में से सिर्फ 90 में से 100% में से सिर्फ 10% लोगों को नौकरी दी जा सकती है सरकारी, बाकी 90 तो अनएम्प्लॉयड। तो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा होगा? बेकारी होगा। और यूएसए में क्या था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी बिजनेसमैन, प्राइवेट हैंड, ये सब ज्यादा थे। तो बिजनेस का एक रूल होता है, भाई आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे ना। समझे कि नहीं समझे? तो सरकारी कर्मचारी क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उसको पता हम काम करें या ना काम करें हमें तो सैलरी मिलेगी। लेकिन प्राइवेट आदमी इसलिए काम करता है कि हम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। बिजनेसमैन आदमी क्यों काम करता है? वो दुकान आता है टाइम देखकर, आपने कभी देखा होगा किसी बनिया को जो दुकान अपना कभी भी खोल देता है, और अगर ग्राहक भरे हुए हैं तो वो रात भर दुकान खोला रहेगा। वो नहीं कहेगा नहीं मेरा टाइम हो गया 10 बजे चलो भगो, नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। तो जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा, तो उसकी स्टैंडिंग ऑफ लिविंग भी हाई होगी, यानी उसकी लिविंग स्टैंडिंग कैसी है? हाई हो से। पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका में कैसा है? डेमोक्रेटिक है। और यूएसएसआर में कैसा है? कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। नाम का इलेक्शन होता है बट पार्टी एक ही खड़ी होती है। आप गांव में इलेक्शन लड़े, सामने से कोई खड़ा हुआ कि हाँ हम भी लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ, मारी गोली धाए से मर गया, वो अकेले बचे, साहब हम नहीं जानते, कल तक तो अच्छा था आज मर गया, मुझे नहीं पता सब। अब कोई बचा ही नहीं तुम्हारे सामने, तुम अकेले लड़के खड़े हो गए, अपना ही वोट दिया, खुद जीत गए। तो ये काम चलता था। अब इसके बाद हमें देखना है कि रिफॉर्म्स बाय द गोर्बाचेव जब अपनी पावर में आए तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। गोर्बाचेव जब पावर में आए, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी सभी का पावर टाइम बताया था, हमने कहा था गोर्बाचेव से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। गोर्बाचेव से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया क्योंकि मैं आपको बता दूं इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए। इन्होंने देखा कि यहाँ रशियंस पीपल के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। अत्याचार का मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है, न्यूज़पेपर को आज़ादी नहीं है, रेडियो टेलीविजन को आज़ादी नहीं है, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी छाप नहीं सकते, कुछ अगर कर दिया सरकार के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, रातों रात गायब हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं लोगों को आज़ादी देनी चाहिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी। कहते हैं कि कोई बंदा अगर हमेशा क्या कहते हैं गरीबी में जिया और अचानक से उसे पैसा ज्यादा दे दो तो पागल भी हो जाता है। तो वैसे हुआ यहाँ पर रशियन लोगों के साथ। और समझते हैं एक चीज को, गोर्बाचेव ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। देखो गोर्बाचेव का टाइम पीरियड आप लोग याद रखना, मिखाइल गोर्बाचेव का 1985 से लेकर 1991 तक का है। और यही सारी गलतियां जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा। पहला किया एग्रीकल्चर ट्रांसफर इन स्टेट है। पहले क्या होता था, पूरे एग्रीकल्चर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने हाथ में रखती थी। कहीं बहुत बर्डन पड़ जाता, स्टेट हैंड को ट्रांसफर हो तो हर एक स्टेट अपना एग्रीकल्चर देख लेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जबकि मिखाइल गोर्बाचेव की सोच बड़ी अच्छी थी, लेकिन इसी कहते हैं कि उंगली पकड़ाओ, हाथ मत पकड़ा देना किसी को, वरना सिंपल सा मतलब उंगली पकड़ाया कब हाथ पकड़ेगा पता नहीं चलेगा, नजर रखनी पड़ती है। तो वही चीज। फिर दूसरा क्या, फर्स्ट प्रियोरिटी फूड नॉट वेपन्स। इन्होंने क्या किया, इस टाइम पे कोल्ड वार चली रहा है, 1985 का सीन है, कोल्ड वार चली रहा है। तो इनके टाइम पे रशिया यूएसएसआर और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। इवन मिखाइल गोर्बाचेव यूएसए विजिट भी किए थे, जबकि इनमें बहुत टेंस राइवलरी चल रही है कोल्ड वार की। इन्होंने विजिट किया और यूएसए की सुपर मार्केट को देखा, कहा हमें आप अपनी सुपर मार्केट दिखाएं कि कैसे करते हैं। आज के टाइम पे आप जो अपने सोसाइटी में, आप अपनी मार्केट में जो मॉल वगैरह देखते हो, इस मॉल का कॉन्सेप्ट 1985 में यूएसए में आ चुका था, उस टाइम पे आ चुका था। कहा अच्छा यहाँ पे आओ, अपने आप ग्रोसरी उठाओ, बढ़िया ले जा करके बिलिंग कराओ और चले जाओ। कहा वाह कितना बढ़िया सिस्टम है। ये सब देखने गए थे कि हाँ यूएसए कैसा काम करता है। लेकिन यही सब तो कि ये भलाई के लिए करना चाहते थे, लेकिन हुआ सब अलग। आगे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे इसका मीनिंग पूछता है, ग्लास्तनोस्ट और प्रेस्टेरो क्या है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना।
ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इन्होंने कहा कि हम ग्लासनोस्ट के एक ऐसा लॉ लाएंगे जो कि ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी होगा कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है, उसकी पूरी जानकारी नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। समझे? बहुत बड़ी गलती थी ये, सारी गलती ये करते चले गए और यही सबका झेलना पड़ा। आगे दूसरा क्या था? पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब सारी चीज को फिर से बनाया जाएगा एकदम अच्छे से, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को बोलने की आजादी हो। जब आप किसी को बोलने की आजादी दो तो इस बात की श्योरिटी कर दो, बोलने की आजादी दी है, गाली देने की आजादी नहीं की है। इनसे यही गलती हुई, बोलने की आजादी इन्हीं को गिरा दिया, सब उठा के फेंक ही दिया। समझे कि नहीं समझे? बहुत दिक्कतें हुई जिस वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर पूरी तरह से टूट गया। रिफॉर्म्स देख लिए, और जब गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स देख लिए तो अब रशिया का टूटना भी देख लो, क्योंकि इतनी रिफॉर्म्स दे दी, इतनी रिफॉर्म्स दे दी, इतनी आजादी कि पूरा रशिया ही बिगड़ गया, पूरा यूएसएसआर उजड़ गया यार। समझो, पूरे 15 देशों में रशिया, यूएसएसआर तो पूरे 15 देशों में बिखर गया, टूट गया। कब? 25 दिसंबर 1991 की किसकी प्रेसिडेंसी में? मिखाइल गोर्बाचेव की प्रेसिडेंट। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर अगर माना जाता है तो मिखाइल गोर्बाचेव की प्रेसिडेंसी मानी जाती है कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने। समझे? आप देखते हैं कि करके कौन कौन से। ऑन 25 दिसंबर 1991 को पूरा यूएसएसआर फॉल्स इन 15 कंट्रीज, 15 देशों में बढ़ जाता है। वो कंट्रीज कौन सी हैं? आप लोग नाम याद कर लेना, लिख लीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड रशिया। ये पूरे 15 कंट्रीज में बिखर गया जाकर के। आज पूरा, आज सिर्फ और सिर्फ ये बचा है रशिया। और ये भी बता दो, ये इतने देश टूटने के बाद भी आज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो यही है, रशिया ही है आज भी। मेन, क्योंकि जैसे जो यूएसएसआर का जो मेन सेंटर अब था वो रशिया ही था, आज भी रशिया ही है। समझे? तब भी अमेरिका से दुश्मनी थी, आज भी अमेरिका से दुश्मनी है। समझे कि नहीं समझे? इस चीज का ध्यान रखना। किसकी? रशिया की। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे जानेंगे कि क्या कॉजेस थे रशिया के टूटने के लिए। तो कॉजेस तो हमने आपको बता ही दिया, किसके? मिखाइल गोर्बाचेव के रिफॉर्म थे, लेकिन अब उनको प्रॉपर हेडिंग में कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड में लिखना है ना। तो जान लेते हैं कि व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब बिखर गया तो काहे बिखर गया? आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में, व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो वो कॉजेस क्या थे? एक एक कॉजेस हम देखते हैं। पहला कॉजेस आपके सामने लिखा है, कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। नोट जरूर बनाना, हाँ ध्यान रखना। सर धमकी दे रहे हो? अरे भाई, तुमको कहां से धमकी देंगे? तुम खुद ही शहनशाह बादशाह जिल्लेलाही हो, हम कहां धमकी देंगे? हाँ धमकी दे रहे हैं, बना लेना नोट्स, वरना झेलोगे बोर्ड्स में। ठीक है, आ जाओ। पहला क्या? नेगेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो रखी ही नहीं। इलेक्शन होता है पर इलेक्शन अनफेयर होता है। जैसे आज चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है, एक बंदा इलेक्शन खड़ा होता है, लड़ता है, जीत जाता है, बात खत्म। वही सिस्टम चल रहा था। दूसरा चीज, इकोनॉमिक फेलियर। इकोनॉमिक फेलियर क्यों ना हो? जिस पैसों से लोगों के लिए रोटी आनी चाहिए तो उस पैसे से गोला बारूद बम आ रहा है, क्योंकि हमारी क्या चल रही है? कोल्ड वार चल रही है हमारी, दैट मींस यूएसएसआर की कोल्ड वार चल रही है। तो हथियारों में कमी नहीं होनी चाहिए, भले एक टाइम का बंदा आदमी खाना खाए या मर जाए। समझ गए? दूसरा, मिलिट्रिज्म। मिलिट्री को एकदम से एडवांस कर दिया, मिलिट्री को एकदम से एडवांस, क्योंकि इकोनॉमिक फेलियर का मैटर किसमें था? सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में था। सोशलिस्ट में कोई काम ही नहीं करना चाहता, सरकारी कर्मचारी क्यों काम नहीं करना चाहते, पता है ना? उसी तरह से वहां भी सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करना चाह रहे थे, तो प्रोडक्शन कहां से होगा? हमेशा आज भी रेलवे घाटे में चलती है, रेलवे घाटे में चलती है, लेकिन जो ट्रेनें बेच दी गई हैं प्राइवेट हैंड में, जैसे वंदे भारत है, ये प्राइवेट चलती है, ये देखो मुनाफे में चलती है। और जो इंडियन रेलवे है वो घाटे में चल रही है। कहां से घाटे में? क्यों नहीं चलेगी? टिकट नहीं है, कोई बात नहीं, लो 100 रुपये हमको तो जाओ, ये सब काम चलता। आगे आगे लिखा है, बचा कुचा रहा तो आगे कौन? गोर्बाचेव की पॉलिसी। मैं बता दूं, गोर्बाचेव की पॉलिसी इमीडिएट कॉजेस था, ये चिंगारी देने का काम की थी। आग तो पहले से ही लगी हुई थी, ये आकर के भूख से लगा दिए, दब गए एकदम से। ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका, ट्रांसपेरेंसी, ये राइट टू स्पीच, ढिमका फलाना सब दे दो, ये लो वो लो, उठा के इन्हीं को पटक दिया। फिर क्या किया? रोल ऑफ वेस्टर्न नेशन। और वेस्टर्न नेशन तो कब चूकेगा? वेस्टर्न नेशन चिढ़ाता था, कह रहे ये देखो तू चटनी रोटी खा रहा, हम पिज्जा खा रहे, ये देखो तू ऐसे घूम रहा, फटा कपड़ा पहन के, ही देखो हमने शेरवानी पहनी, सूट पहना है। तो ये सब चिढ़ाता था, लोग परेशान होते, कहते थे कि क्या मिला गया हमको अपने पैट्रियटिज्म के बदले? हमने देशभक्ति दिखाई और हमें क्या मिली? भूख मरी, गरीबी, लाचारी। हमसे अच्छे तो हमारे पड़ोसी वेस्टर्न, वो तो अच्छा से जी रहे ना। हाँ,
तो इसी बात का था। और मैं आपको बता दूं, जब यूएसएसआर टूट गया था तो मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन कर दिया कि हाँ अब मैं इस देश को नहीं चला पाऊंगा, मेरी गलती से टूटा, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, अब इसके आगे का कर गया टूट। अब उसके आगे देखते हैं उसके क्या नतीजे निकले, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले। तो हेडिंग डालोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद नतीजे क्या क्या निकले। पहला नतीजा, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। भाई जिससे तुम लड़ रहे थे वो तो खत्म, वो तो टूट गया, तो कोल्ड वॉर खत्म। दूसरा, एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, शायद इसी चैप्टर का नाम था एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। तो अब समझ आ गया होगा एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी का मतलब, क्योंकि पहले दो दुनिया चलती थी, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। पहली दुनिया को लीड कर रहा है यूएसए, दूसरी दुनिया को लीड कर रहा है यूएसएसआर। समझ रहे हो। अब मामला क्या हो गया, मामला खत्म, क्योंकि यूएसए गया, यूएसएसआर गया टूट। तो जब यूएसएसआर गया टूट तो फिर अब बाइपोलैरिटी, दो पोल होने थे, यूएसए यूएसएसआर। यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो पोल एक ही बचा, तो वो सुप्रीमेसी ऑफ द यूएस आ जाएगा। अगला चैप्टर यही होगा शायद, समझे। हाँ, दूसरा क्या, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है न्यू स्टेट दैट मीन नेशन, नए नए नेशन बन गए। कितने, रशिया को मिला करके टोटल 15 बन गए, यानी अगर रशिया को हटा दिया जाए मेन रशिया को तो 14 नए देश बन गए। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। इसके आगे और देखते हैं क्या है। अब रशिया यूएसएसआर टूट चुका है, उसके हमने कॉसेस और ये क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस सब देख लिए। अब क्या होगा, व्हाट इज द इंडियाज रिलेशन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या कहते हैं यूएसएसआर। मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर के टूटने के बाद हमारा सबसे बड़ा हमें इंडिया एज अ इंडियन सबसे बड़ा दुख हुआ था कि यूएसएसआर टूट गया, क्योंकि यूएसएसआर एज अ शील्ड हमारे पीछे खड़ा था। अमेरिका ने कहा था कि अब तो इंडिया अनाथ हो जाएगा, समझे। ये वर्ड अमेरिका ने बोले थे, इसीलिए हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पाते। आज हमारे अच्छे रिलेशन है बट अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उसने ये वर्ड्स बोल दिया था जब यूएसएसआर टूटा था। कहा था कि अब क्या होगा इंडिया तुम्हारा, अब तो तुम अनाथ हो गए। हमने कहा ठीक है, देखा जाएगा, वो रशिया है, 10 बार टूट करके भी खड़ा हो जाए उसी को तो यूएसएसआर कहते हैं। आज के टाइम पे एकदम आग दिखा रहा है फिर से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो अपने आप में मस्त ही है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद में मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में मैंने बताया था कौन आ जाएंगे, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन की नीतियां ज्यादा सही नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेवियर वाले प्रेसिडेंट थे। उनकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसके वजह से वह जो एक केजीबी का मेंबर होता है, केजीबी रशिया की जैसे इंडिया में रॉ है, रॉ एजेंसी है, वैसे रशिया में केजीबी है। तो केजीबी का एक एजेंट होता है जिसका नाम होता है व्लादिमीर पुतिन। वो पहले असिस्टेंट बनता है, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट बन जाता है 1999 में। और उसके बाद में वो जब अपने हाथ में संभालता है कमान, तो उसके बाद में रशिया को पूरी तरह से कंट्रोल करता है वो। और तब से लेकर आज तक व्लादिमीर पुतिन रशिया को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। यकीन मानो 2004, 2005, 2008 में हमारे रशिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हुए। हमने कई सारे पैक्ट साइन किए, कई सारे डिफेंस डील हमने साइन की। 1990s के टाइम पे हमने बहुत सारी डिफेंस डील साइन की। आपको मैं बता दूं, इंडिया के एयरफोर्स में आज मोस्ट ऑफ द जो फ्लीट है, स्क्वाड्रन कहते हैं कि पूरे जहाजों के एक जो ग्रुप होता है एक टाइप के जहाज का, उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो वो पूरे के पूरे फ्लीट स्क्वाड्रन पूरे रशियन मेड है। कुछ अभी वो डिस्प्लेस किए गए हैं, जो कि अभी हमने हाल ही में खरीदा, राफेल खरीदा फ्रांस से। बाकी उससे पहले जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट थे वो सब रशियन मेड थे। MiG-21, सुखोई, जैगवार और भी बहुत जितने भी हैं वो सब हमारे क्या कहते हैं रशियन मेड थे। आज भी वो हमारे एयरफोर्स में क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि वो 90s दशक के थे, तो अब टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, तो शायद अब उस इफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते। क्योंकि हमने भी अपना रुख अलग मोड़ा और इधर उधर देखना शुरू किया, तो हमने फ्रांस और अदर कंट्रीज से भी डील करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे तब भी थे, टूटने से पहले भी थे, टूटने के बाद भी अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। समझे कि नहीं समझे, ये फोटो गवाही दे रही होगी। समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो प्लीज लाइक करना और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।